नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि दरबार मूव होगा या नहीं। उस पर संशय जो था वो बरकरार था, लेकिन आज दरबार खुल गया और बाकायदा एलजी जीसी मुर्मू ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद महकमों का जायज़ा लेने के बाद वो वहाँ पर उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरीज की मीटिंग की। बड़ी बात यह है कि अब आधा कुछ महकमे यहाँ पर हैं और कुछ महकमे कश्मीर में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब राउंड द क्लॉक यानी 12 महीने सरकार या दरबार चलेगा। ये ऐसा पहले भी कई मरतबा डिमांड उठती रही है। वक्तन वक्तन ये भी डिमांड उठती रही है, क्या दरबार मूव का कोई रेलेवेंस बचा है या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाती रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर क्षमा कीजिए उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि जब दरबार पीक पर, गर्मी पीक पर होती है तो दरबार जम्मू में या कश्मीर में होता है, जब सर्दी पीक पर होती है, क्राइसिस होता है कश्मीर में, वादी में कई एरियाज कट जाते हैं, तो तब सारा का सारा अमला जो है जम्मू में बैठा होता है, मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहा होता है। तो उनका ये कहना था कि इस पर रेलेवेंस है कि नहीं, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल लंबी चर्चा ना करते हुए आज दरबार खुला, गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरीज की मीटिंग ली। दरबार के पहले दिन आज बड़ी अहम बात यह रही कि सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जितने भी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया गया। एलजी जीसी मुर्मू ने उनकी मीटिंग ली और उनकी मीटिंग लेने के बाद उनको हिदायतें जारी की गई कि हर एक कमिश्नर सेक्रेटरी अलग-अलग ज़िले का दौरा करेगा, ज़िले के लोगों को आ रही समस्याओं पर चर्चा करेगा और फिर उनका निदान यानी उनका हल भी तलाशेगा। बाकायदा एक ऑर्डर निकला और जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी को उसका प्रभारी बनाया गया कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी इन सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे जीएडी कमिश्नर सेक्रेटरी, और जीएडी जो होगा वो पूरी तरह से तैयारी करेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किसको जाना है। अगर किसी को नहीं जाना है तो वो भी कोऑर्डिनेट जीएडी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से करेगा, यानी एक नया नायाब तरीका। इससे पहले बैक टू विलेज हुआ, हमने देखा, उसके भी आउटकम्स अच्छे निकले। उसके बाद बैक टू विलेज 2 हुआ, वो भी हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग संतुष्ट भी हुए, कुछ लोगों में नाराज़गी भी रही कि हमने बैक टू विलेज में जो काम बताए थे वो नहीं हो पाए। उसके बाद दरबार लगे। दरबार हमने देखा कि आरएंडबी के गेस्ट हाउस जम्मू में लगते थे, कश्मीर में लगते थे और लोगों की तत्काल समस्याओं का हल निकलता था, उसी वक्त मौके पर आदेश दिए जाते थे। लेकिन अब ये जो नया तरीका निकाला है, इससे क्या फ़ायदा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा, जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रभारी हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं कि सरकार ने पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए बैक टू विलेज 1 किया, बैक टू विलेज 2 किया, उसके बाद दरबार लगाए। जो हम देखते थे कि आरएंडबी गेस्ट हाउस में दरबार लगते थे और लोगों की समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाता था। आज पहला दिन हुआ है, सेक्रेटरीट खुला, दरबार खुला और जीसी मुर्मू जो हमारे उपराज्यपाल हैं, उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों की मीटिंग ली और ये फैसला लिया कि हर एक प्रशासनिक सचिव एक जिले में जाएगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा। क्या आपको लगता है कि ये तरीका कारगर साबित होगा? देखिए विनोद जी, सरकार की तरफ से अगर ये फैसला लिया गया है कि कमिश्नर सेक्टर रैंक के जिला पे जाएंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ जाने से कुछ होगा नहीं। हमने बैक टू विलेज फर्स्ट भी देखा, बैक टू विलेज सेकंड भी देखा, उसमें कुछ ज्यादा रिस्पांस जो है
वो अच्छा नहीं सामने देखने को मिला है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार अगर ये प्रयास कर रही है तो इसमें हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कम से कम डायरेक्शन जो है कमीशन सेक्रेटरी लेवल के लोगों को ये भी दी जाए कि जो लोग उनको काम बताएं वो काम उनके सुने और काम हल भी हो। अक्सर देखने को ये मिलता है कि हमने तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर पंच सरपंच की जो इनपुट्स हमारे पास पहुंचती है, उनका कहना यही है कि दरबार जरूर लगे, पहले भी दरबार लगे, लेकिन हासिल जो है वो लोगों को कुछ नहीं हुआ। उसमें भी दरबार के अंदर भी टाल मटोल की बातें जो है कमीशन सेक्रेटरी द्वारा की जाती हैं और कई मर्तबा ये लगता है कि सिर्फ आई वॉश जो है वो किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन अनिल जी, आपने बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 दोनों देखे, क्या अनुभव लगा आपको? क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, जब पहली मर्तबा कोई चीज़ होती है कुछ कमी बेशी रह जाती है। देखिए, इसका मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि बैक टू विलेज जो फर्स्ट हुआ उसमें जो काम हम लोगों ने रखवाए, पंचायतों के अंदर रखवाए, उसके फंड जो बैक टू विलेज में आने थे वो हमारे पास नहीं पहुंचे। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वादा करती है, बात करती है, लेकिन फिर उसके बाद 2 कदम पीछे हट जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे ये होता है कि हम लोगों को जो है वो चीट किया जा रहा है, हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो जहाँ बैक टू विलेज के अंदर जो कामकाज रखे, मिसाल के तौर पर अगर कोई 10 लाख रुपए का काम रखा है, उसमें 5 लाख जो है वो 14 FC से लिया जाना था और 5 लाख जो है बैक टू विलेज में वो सरकार की तरफ से देना था। लेकिन 5 लाख जो 14 FC से हुआ वो तो सरपंच साहबान ने दे दिया, लेकिन सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपया देना था वो अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे जब इश्यूज होते हैं तो विनोद जी, हमें विश्वास जो है अपने सिस्टम से विश्वास जो है वो उठ जाता है। तो फिर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जितनी मर्जी कोशिश करे, विश्वास बहाली की कोशिश जितनी मर्जी करे, लेकिन उसमें फिर काफी दिक्कत आती है और जो विश्वास बहाली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती ग्राउंड पे। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर फॉर्मर सरपंच गुरमीत कौर जुड़ चुकी है। गुरमीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि सरकार ने पहले प्रयास किया बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, क्योंकि घर जा करके एडमिनिस्ट्रेशन जब घर जा करके लोगों की समस्याओं का निवारण करती है तो अच्छा लगता है। आज दरबार खुला, आज LG GC मुर्मू ने मीटिंग ली, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे, और उनको ये आदेश जारी किया है कि आप हर जिले में जा करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कितना फ्रूटफुल रहेगा ये? मैं तो आपको पहले बैक टू विलेज के प्रोग्राम की बात बताऊं। जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था वो भी बिल्कुल फेलियर था। आपको लगा उसका क्या आउटपुट कोई आया? आपने देखा कि कोई डेवलपमेंट हुई या जो भी KS ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, जो विलेजेस में आके 2-2 दिन के कैंप्स लगे, कोई उसका मतलब फ्रूटफुल नहीं निकला। और इवन नाउ मैं ये भी कहूंगी आपको विनोद जी, जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम लगा था तब क्या हुआ था, कुछ KS ऑफिसर्स ने क्या किया था, जो ये प्रोग्राम था बैक टू विलेज, उसका मतलब था कि गांव के हर एक घर में जाके उनकी मुश्किलातों को पूछना, उनके हल करना। और वहां पे क्या किया था कि कुछ KS ऑफिसर्स ऐसे भी आए थे कि जिन्होंने सरपंच के साथ ही बैठ के मीटिंग कर ली, और जो गांव के लोकेलिटीज थे उनके पास तो वो पहुंचे नहीं, वो अप्रोच ही नहीं हुई। तो मेरे को नहीं लगता कि ये प्रोग्राम कोई फ्रूटफुल है या कुछ है। ये जस्ट एक आई वॉश है, मेरे को लगता है गवर्नमेंट का, ये जो नया इन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं गुरमीत जी, ऐसा भी होता है कि जब आप बैक टू विलेज करते हैं, बड़े अधिकारी के साथ पंच सरपंच बैठते हैं, कुछ चीज़ें तय होती हैं और बाद में उन चीज़ों पर काम नहीं होता है, तो फिर कहीं ना कहीं पंच सरपंच की पोजीशन पब्लिक के सामने एम्बैरसिंग वैसी हो जाती है। सर, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात हम करें ना, जो पंच सरपंच भी बैठे थे, जो वहाँ की लोगों की, मैंने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम अटेंड किया था, जो हमने लोगों की प्रॉब्लम्स वहाँ पे रखी थी, पर वो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम रखी थी उनका भी हल 2 साल हो गए तो कोई निकला ही नहीं। जी, अगर आप ग्राउंड लेवल में आके देखिए ना, तो कोई भी ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनका रिजल्ट कुछ नहीं आता, सिर्फ लोगों को ऑक्यूपाई किया जाता है, बिजी किया जाता है। मेरे को तो ये लगता है, मेरे को डेवलपमेंट कोई नहीं दिखी। क्या आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जब चीज़ का आगाज होता है उसमें कुछ खामियां जरूर रहती हैं, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहे तो उसकी खामियां दूर हो सकती हैं? जैसे 2 बैक टू विलेज प्रोग्राम हो गए, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए ना। हम लोग भी थोड़ा बूस्ट हो, हमारा भी मोरल बढ़े कि हमें जो
लिखाई थी कंप्लेंट, उनका रिजल्ट आउट हुआ है। पर जो भी मैंने जो 2-3 पंचायतें देखी जो मेरे टच में थी, मेरे को वहाँ पे कोई भी जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए थे, वहाँ पे जो हमने कंप्लेंट वहाँ पे लगाई थी, अभी तक उनका कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आपका। थैंक यू। दर्शकों, अब हम बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशन की। भारत और चाइना के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था किसी हद तक आज समाप्त हो गया। चाइना ने यह फैसला लिया है कि वो अपनी सेनाओं को, अपने कॉर्प्स को पीछे ले जाएगा, यानी एक बड़ी जीत भारत की हुई। भारत ने इस दौरान साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया, अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, अपनी सैन्य बल का शक्ति का प्रयोग किया, अपनी आर्थिक नीतियों का प्रयोग करते हुए चाइना को मजबूर कर दिया। और चाइना ने आज लिटरली माना भी कि सरहदों पर तनाव करते हुए, सरहदों पर अमन लाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि उनको ट्रूप्स को वापस बुलाया जाएगा। इन टोटो या नटशेल में हम कहें तो ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष का कहना है कि चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना ने हमेशा ही बैकस्टैबिंग की है। लेकिन सत्ता पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष का ये मानना है कि इस बार भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। दर्शकों, हमने रक्षा विशेषज्ञों की बातचीत की है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, खासतौर पर कर्नल एस.के. मंगोत्रा, उनका ये कहना है कि जब चाइना ने ये सोचकर इंकर्शन करने की कोशिश की थी कि भारत इस वक्त कोविड-19 से जूझ रहा है, इसका फ़ायदा उठाया जाए और जो नो मैन लैंड है उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ भी, लेकिन भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि एक अधिकारी, हम सब जानते हैं, एक अधिकारी समेत 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्नल मंगोत्रा का कहना है कि एक जो दबदबा भारत का था वो दबदबा आज दिखा है कि कहीं ना कहीं चाइना को अपने ट्रूप्स वापस लेने पड़े। गलवान घाटी की मुठभेड़ के बाद हिंदुस्तान ने जो था वो तीनों तरफ से प्रेशर जो था वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। चाइना को भी अब मालूम है कि ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हमने पॉलिटिकल प्रेशर, जो कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से चाइना के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर था वो आना शुरू हो गया था, क्योंकि चाइना जो है वो कोविड में बुरी तरह से बदनाम हो चुका, और जिसकी वजह से जो चारों तरफ से प्रेशर है वो पॉलिटिकली जो है वो चाइना के ऊपर आना शुरू हो गया था। दूसरी बात थी कि मिलिटरीली में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना को अब बिल्कुल क्लियर है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान जो है वो नहीं है। अब मुझे एक पूरी अच्छी तरह फुल्ली डेवलप्ड इंडियन आर्मी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी उसने देख ली थी कि जो हमें चंद दिनों में हमने अपनी डिप्लॉयमेंट जो थी वो इतनी बढ़ा दी थी उस एरिया में कि हम लोग बिल्कुल जो थे वो तैयार हो गए थे कि किसी भी ऐसे अचानक हमले से या चाइना को सरप्राइज देने के लिए या उसके सरप्राइज से हम बिल्कुल तैयार थे लड़ने के लिए। तो इसलिए मिलिटरीली भी उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि चाइना लेह लद्दाख के बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबली उसके ऊपर इवन साउथ चाइना सी में भी प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो गया था। दर्शकों, कर्नल एस.एस. पठानिया जो रिटायर्ड हैं उनका भी ये मानना है। उन्होंने बताया कि चाइना ने जब शुरू किया था, ये सोच के शुरू किया था कि इस वक्त भारत संकट में है, कोविड-19 है, 133 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो इस वक्त स्ट्राइक किया जा सकता है और इस मंशा के साथ। इससे पहले भी डोकला में भी उन्होंने ऐसे ही किया था और बाकी जगह पे भी चाइना लगातार इस तरह की वारदातें करता है। लेकिन अब चाइना को इस चीज़ का एहसास हो गया है, जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा है, जैसे भारत की अपनी पहचान है, जैसे भारत ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात की, उसके बाद चाइना को इस चीज़ का एहसास हो गया कि ऐसे बात बनने वाली नहीं है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से चाइना ने यह फैसला लिया कि अब माहौल को देखते हुए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना ही उसके लिए बेहतर है। चाइना ने ये सबसे जरूरी चीज़ है कि क्यों किया ये भी, और उससे पहले जब उसने एलएसी की वायलेशन की थी वो क्यों की थी, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए, जब चाइना ने एलएसी की वायलेशन की उस समय उसने सोचा होगा कि भारत में भी इस समय कोविड-19 चल रहा है, हमारे पास कंट्रोल में है, वहाँ हम जाएंगे, भारत को इकोनॉमिकली चकनाचूर करेंगे। दूसरा, उसने सोचा है कि जितनी भी ज़मीन हम हड़प सकते हैं उनकी वो हड़प करेंगे। उसके बाद
उसने ये भी सोचा कि हमारी जो भी दरबुक शॉक और जो ओल्ड दौलती बेग रोड जो बनी है DOB, उसके ऊपर जाके वो इम्पोर्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करके उस रोड को डोमिनेट करेंगे। अभी इस पूरे प्रकरण में उसने अपनी सैन्य शक्ति को यहाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और आज की जो खबर आई है कि वो अभी पीछे जा रहा है। अभी वो पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने भारत को डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्रूव करके देखा और उसने देखा कि भारत जो 1962 में था वो भारत नहीं है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इसमें फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, तो ये उसका जो दाव था ये उल्टा पड़ गया। उसके बाद अभी आप देखें कि इस समय जो पूरा विश्व है वो हमारे साथ खड़ा है। USA से लेके फ्रांस, जर्मनी, जापान, वियतनाम, फिलीपीन, रशिया, इस पूरा विश्व इस समय चाइना के डेडली अगेंस्ट है, क्योंकि उन्होंने इन देशों को इकोनॉमिकली गिराने के लिए बायोलॉजिकल वॉर के फॉर्म में जो वायरस थी उसको भेजा इनके पास। दर्शकों, कर्नल वीरेंद्र शाही का भी ये मानना है, उनका भी ये कहना है कि चाइना के साथ कोई खड़ा नहीं था। विश्व भर में चाइना की बदनामी हो चुकी थी। कोविड-19 के चलते जिस तरीके से पूरा विश्व चाइना को कटघरे में खड़ा कर रहा था, USA इस वायरस को चाइनीज़ वायरस कह रहा था और बाकी मुल्क भी चाइना की तरफ टेढ़ी आंख लेकर खड़े थे। तो चाइना को इस चीज़ का एहसास हो गया कि बहुत सारे मुल्क खड़े हैं भारत के साथ। चाइना ने पाकिस्तान को अपने साथ लिया हुआ, नेपाल को अपने साथ लिया हुआ है, बांग्लादेश पर भी डोरे डाले हुए हैं, लेकिन ये देश कहीं ना कहीं बाकी मुल्कों के मुकाबले उनके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। और यही एक वजह थी, उन्होंने भी चाइना ने ये सोच करके अपने सेना को ड्रॉप किया है, पीछे किया है, ट्रूप्स को पीछे किया है, ताकि सरहदों पर शांति बनाई जा सके। अब वो वहाँ से डी-एस्केलेशन के प्रोसेस में पीछे गए हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। चीन की जो अभी तक पॉलिसी रही है, ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे बहुत बार कर चुका है। हम ऐसे बेईमान मुल्क पर भरोसा तो नहीं कर सकते, पर हमारी फ़ौजें होशियार हैं, पहले धोखा खा चुके हैं, अलर्ट होंगे, पूरी तरह तैनात हैं और किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ ना चीन के वापस जाने की बात है, उनके आँख झपकाने की बात है, एक बड़ी भारी मॉरल विक्ट्री होगी हमारे देश की पॉलिसी के लिए, जो उन्हें हमने इकोनॉमिक फ्रंट पर डील किया, जो मैदान में हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें मार मार के गर्दन मरोड़ी और उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी। ये सम टोटल है। उसके बाद जिस दृढ़ता से, जिस सफाई से, जिस नम्रता को रखते हुए भी सख्ती से हमारे प्रधानमंत्री ने चाइना को संदेश दिया कि अब उनकी विस्तारवादी पॉलिसी और चलने वाली नहीं है, अब विकास की बात करो, उस फील्ड में आगे आओ, उस फील्ड में हमसे मुकाबला करो, ये विस्तारवाद अब चलेगा नहीं। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे कोविड-19 की। मड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें एक लेबॉरेटरी में काम करने वाला मुलाजिम जो है पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद से इस पूरे एरिया को, यानी इस पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। सील करने के बाद उधर एक पोस्टर चस्पा करा दिया गया है कि जिसमें लिखा है कि इस अस्पताल को कोविड-19 के पॉजिटिव आने के कारण जो है सील किया गया है। लेकिन उसके बाद कई सारे सवाल निरंतर उठते जाते हैं कि उस मुलाजिम ने कितने लोगों के टेस्ट किए होंगे, कितने लोगों के सैंपल्स लिए होंगे, उस मुलाजिम ने अपने कितने मुलाजिमों को संक्रमित किया होगा, सबको क्वारंटीन किया जाएगा और सब पर एक एक हिसाब लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ से उसका संपर्क किसके साथ हुआ है। यानी एक चिंता का विषय निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज एक हॉस्पिटल का सील होना अपने आप में बड़ी खबर है।
सर ये एसडीएच जो हॉस्पिटल मड में है, तो यहाँ पे सर एक बंदा जो है कि कोविड-19 के जो सिम्टम उसमें देखेंगे हैं, उसकी टच से सर कम से कम 25-26 बंदे आए हैं, उसकी वजह से मड हॉस्पिटल बंद है। तो ये फ़िलहाल जो स्टाफ है वो उनका टेस्ट होगा, तो उसके बाद जो 108 है उसने भी आज एक पेशेंट उठाया है कोविड-19। सर जो इधर काम करते थे ना, तो वो उनको कोरोना हो चुका है, वो सबों के अटैचमेंट में थे, तो इसलिए आज बंद किया हुआ 3 बजे। जो पूरा स्टाफ है ना वो उनके कॉन्टेक्ट में था। लोकल लोग जो चेक कराने आते हैं उनसे दूरी थी, मगर जो स्टाफ था। दर्शकों, ऐसे ही कटरा में भी कुछ मामले सामने आए हैं, 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहाँ पर भी पूरी तारबंदी कर दी गई है, यानी प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री पहले कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी हिदायतें बरती और पब्लिक ने भी बहुत सारी हिदायतें बरती। 20 सेकंड तक हाथ धोते थे, मास्क पूरी तरह से पहनते थे, सैनिटाइज़र का पूरा भरोसा करते थे, और दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन करते थे। लेकिन आज आपने देखा कि अनलॉक 2.0 के बाद से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जिसमें बड़े सारे लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा 2020 यानी 2020, ये यात्रा बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको बताता चलूँ कि यात्रा पहले कैंसिल कर दी गई थी, फिर विश्व हिंदू परिषद और बाकी धार्मिक हिंदू संगठनों के दबाव के बाद इस यात्रा को सीमित किया गया। अब यात्रा सीमित है, और सीमित यात्रा किस तरीके से चलेगी इसके हम बार बार आपको बताते रहेंगे कि जो भी बाय रोड आएगा उसकी सैंपलिंग जो है लखनपुर में होगी। लखनपुर में सैंपलिंग होने के बाद अगर वो नेगेटिव पाया जाता है तभी आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर जो बायर आते हैं उनकी सैंपलिंग जो है एयरपोर्ट पे होगी, जम्मू एयरपोर्ट पे सैंपलिंग के बाद उनको अगर कोई पेड क्वारंटीन करना चाहता है, पेड क्वारंटीन की भी सुविधा रहेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन चाहता है वो भी सुविधा मिलेगी, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है रिजल्ट के मुताबिक उनको भेजा जाएगा। लेकिन आधार शिविर भगवती नगर ही रहेगा। भगवती नगर के आधार शिविर को लेकर के आज तैयारियां शुरू कर दी गई, क्योंकि वहां पे कोविड-19 डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, इसलिए आज वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, सैनिटाइज किया गया उसको। और दूसरी ओर वहाँ के स्थानीय लोगों ने या अधिकारियों ने या फिर मुलाजमों ने उसकी सफाई भी की। आइए देखते हैं। वैसे मैडम अमरनाथ यात्रा की जी
दर्शकों, स्थानीय लोगों का कहना है कि उनमें बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि जब यात्रा भगवती नगर से जो लोग रहते हैं उनको पता है कि जब यात्रा अंदर होती है तो जयघोष लगते रहे, बम बम बोले के जयघोष लगते रहते हैं, आरती चलती रहती है। तो अब वैसा नहीं है। कोविड-19 के कारण वहाँ इतना पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उनको उम्मीदें रहती हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होगी तो बड़ी रौनक होगी और बाबा के भक्त किस तरीके से मस्ती में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। जय भोलेनाथ। हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये जो 14 दिनों की यात्रा है हम चाहते हैं बहुत अच्छे से जाए। जो हमारे श्रद्धालु हैं वो बहुत ही खुशी से, अंदर बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं वैसे तो हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वही लोग आएँ जो कोरोना से मुक्त हैं, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा माहौल अच्छा बना रहे, उन्हें हमारे भोले जी के अच्छे से दर्शन हो जाएं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत तैयारियां कर रही हैं। हम चाहते हैं ये यात्रा बहुत ही अच्छे से जाए। बाकी भोलेनाथ सब पे कृपा बनाए रखेंगे और ये जो बीमारी है ये जल्द से जल्द भोलेनाथ जी ख़त्म कर दें। जय भोलेनाथ जी की। यहाँ बेस कैंप में बड़ी अच्छी तैयारियाँ चल रही है, सैनिटाइज़र हो रहा है, सारी सफाई चल रही है, जो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो रहा है। यात्रा करने के लिए जो लोग आ रहे हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कोरोना से जो मुक्त है वही लोग आए, छोटे बच्चे और बुजुर्ग ना आए, और जो स्वस्थ लोग हैं वही आए यहाँ यात्रा करिए। और हम सबका ध्यान रखें प्लीज़। अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छे काम कर रही है। सब कुछ उन्होंने अच्छे से देखा हुआ है। अंदर बेस कैंप में भी उन्होंने अच्छे से, आर्मी भी अच्छा सा काम कर रही है, अपना पुलिस भी अपना काम अच्छा कर रही है। तो सिर्फ आप अपना सफाई का ध्यान रखें, अपना आगे पीछे जो भी मतलब कि खुद ही अपना ध्यान खुद ही रखना है। और कोरोना जो बीमारी फैली हुई है कोरोना की, और उसे हमें ख़त्म करना है, इसलिए उसको फैलाना नहीं, उसको ख़त्म करना है जड़ से ही। और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और यात्रा के लिए अच्छे से आए। जय भोलेनाथ। चल रही है, हमें इनकी उम्मीद है कोई ना कोई बाहर आएगा, हमारा काम भी निकलेगा, दूसरों का काम भी निकलेगा, पर वैसी उम्मीद नहीं है जैसी उम्मीद होनी चाहिए। सफाई तो हो रही है अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ यात्रा आए और देख सुन कर आए और अपना जो भी है कागज पत्र पूरे हो, पूरे इलाज के साथ आए। क्यों जो बीमारी चल रही है, कोरोना चल रही है, बीमारी चल रही है, उसको थोड़ा मद्देनजर रख के काम करें। हमारा भी भला होगा तो उनका भी भला होगा। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।